नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द अगला पाठ लेकर के आपके समक्ष आऊंगा, तो आप लोग सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए, पुस्तक को अपने समक्ष रखिएगा। आज आपका अगला पाठ होने वाला है संस्कृतस्य महिमा, जिसका पहला भाग मैं लेकर के आया हूं, तो आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि संस्कृतस्य महिमा नामक पाठ जो हमारा पंचमा पाठ है, इस संस्कृतस्य महिमा नामक पाठ में क्या विशेषता है, संस्कृत की महिमा के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। संस्कृत की महिमा क्या है, संस्कृत है क्या, संस्कृत के बारे में जानते क्या है, लोग क्या है, इसको विद्यार्थियों के पाठ में क्यों जोड़ा गया है, सिलेबस में इसको क्यों लिया गया है। संस्कृत की महिमा तो ऋषि मुनियों की तपोस्थली भूमि से जन्मी इस भाषा को तो सब कोई जानता है। वास्तविकता में संस्कृत क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसको पाठ्यक्रम में जोड़ करके क्या साबित होना चाहता है, मैं आपको बता दूं सूक्ष्म रूप में कि सर्वे भाषायाः जननी अस्ति संस्कृतम, सभी भाषाओं की जननी है हमारी क्या, संस्कृत। और उसी संस्कृत का महत्व विद्यार्थियों के अंदर रुचि जगाने के लिए इस संस्कृतस्य महिमा नामक पाठ को हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है, जिसे पढ़कर के हमारे विद्यार्थी क्या करेंगे, रुचि जागृत करेंगे और पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। उत्साहित होने का मतलब ऐसा, संस्कृत की महिमा बताई जाएगी कि आखिर संस्कृत में है क्या क्या, तब जाकर के विद्यार्थियों से पढ़ने की कोशिश करें, ऐसा इस पाठ का उद्देश्य है। तो आप लोग देखिएगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड संस्कृतस्य महिमा पंचमा पाठा अनुवाद भाग 1। अनुवाद भाग 1 पर हम चर्चा करेंगे। देखें, इसमें सबसे पहले पाठ का परिचय आपको मिलेगा। पाठ का परिचय क्या है ये हमें पढ़ना है, ठीक। पाठ के परिचय में ही सारी चीजें बताई जाती हैं। आपको ध्यान रखें कि प्रस्तुत संवादात्मक पाठ संस्कृतस्य महिमा में संस्कृत भाषा तथा साहित्य की व्यापकता को लेकर एक संवाद की परिकल्पना की गई है। क्या किया गया है इसमें, संस्कृतस्य महिमा से संस्कृत भाषा की साहित्य की व्यापकता, साहित्य की व्यापकता का मतलब साहित्य हमारा कितना बड़ा है, साहित्य कहां कहां तक फैला हुआ है, उसको लेकर के संवाद की परिकल्पना की गई है। बातचीत के द्वारा इसमें परिकल्पना की गई है तथा इसके माध्यम से छात्रों में संस्कृत विषय के प्रति रुचि जगाने का प्रयास भी किया गया है। अपने छात्रों के प्रति, अपने विद्यार्थियों के प्रति संस्कृत के बारे में रुचि जगाने का प्रयास भी किया गया है। संस्कृत विश्व की सारी भाषाओं की जननी है। हमारी संस्कृत जो है ये विश्व की, संसार की जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं की क्या है, जननी है। जननी का अर्थात मतलब माता, ठीक, जननी है। भारतीय संस्कृति का आधार संस्कृति ही है। भारतीय संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है हमारी, जो परंपरागत हमारी संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति का आधार भी हमारी क्या है, संस्कृत है। इसका व्याकरण तथा साहित्य अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक संतुलित है। जैसे और भाषाओं की बात करें हम तो समस्त भाषाएं जैसी है, जैसे भाषाओं में बात करें तो हमारी देखिए इंग्लिश भी भाषा ही है, ठीक, और हमारी हिंदी भी भाषा ही है, और मंदारिन भी भाषा है, तमिल तेलुगु कन्नड़ ये सब भाषाएं ही तो हैं, ठीक है ना, अवधी मैथिली सभी भाषाएं हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा है कि साहित्य अन्य भाषाओं की अपेक्षा इसकी जो व्याकरण है, संस्कृत साहित्य की व्याकरण, वो बहुत ही संतुलित है, मतलब व्यवस्थित क्रम है, जिसमें कोई भी क्या है, परिमार्जित भाषा जिसे कह सकते हैं, संतुलित है, सुसंपन्न एवं सुदृढ़ है। इसमें वैसे कोई भी ऐसा नहीं है कि इसको समझा ना जा सके, बहुत ही स्थिर और अच्छे प्रामाणिकता के साथ इसमें सब कुछ बताया गया है। इसी महत्व को इस पाठ में उद्घाटित किया गया है। इसी महत्व को, संस्कृत की महत्व को इसमें बताया गया है कि संस्कृत हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं कि संस्कृत के बारे में हमारे विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं इस संस्कृतस्य महिमा नामक पाठ से हमारे आचार्यगण। देखें जरा, इसमें सबसे पहले पाठ का सार दिया हुआ है, थोड़ा आप पहले संस्कृत में देखेंगे और उसके नीचे अनुवाद लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा देखेंगे। देखें, गुरु शिष्य मध्य, गुरु शिष्य मध्य मतलब गुरु और शिष्य के बीच में, गुरु और शिष्य में एक वार्तालाप हो रही है। गुरु शिष्य मध्य, गुरु शिष्य के मध्य में, बीच में एक बातचीत हो रही है। तो इसमें सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, जैसे रामे वैसे ही गुरु शिष्य मध्य, ठीक, सप्तमी का एक वचन। संस्कृत कक्षायाम, इसमें भी संस्कृत कक्षा में, तो इसमें भी हमारी सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है।
कक्षायाम, कक्षा के रूप कैसे चलेंगे? रमा के समान चलेंगे, भाषा के समान चलेंगे। कैसे चलेंगे? भाषा के समान हमारे कक्षा के भी रूप चलेंगे, रमा के समान हमारे इसके रूप चलेंगे, ठीक, पुष्पा के समान, लता के समान एक समान रूप चलेंगे। आपको मैं बता दूं कैसे चलेंगे। रमा रमाम रमया रमायै, रमाया रमाया रमायाम हे रमे, भाषा भाषाम भाषया भाषायै, भाषाया भाषाया भाषायाम हे भाषे। विभक्तियां मैं ही करता हूं, जो ये है ना 7 विभक्तियां रहेंगी, आप देख लेना। रमा रमाम रमया रमायै, रमाया रमाया रमायाम हे रमे। हे रमे लास्ट में संबोधन रहेगा। वैसे ही बन रहा है कक्षा कक्षाम कक्षया कक्षायै, कक्षायाः कक्षायाः कक्षायाम हे कक्षे, लता लताम लतया लतायै, लतायाः लतायाः लतायाम हे लते, कक्षायाम कक्षायाम। देखें यहां लिखा कक्षायाम, तो सप्तमी का एक वचन लगा है कि नहीं लगा बेटा? गुरु शिष्य मध्य संस्कृत कक्षायाम, दोनों में सप्तमी का एक वचन। संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा का महत्वम विषय रोचका, संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषा की महत्व का यहाँ विषय बताया गया है रोचक ढंग से, ठीक है ना। तो संस्कृत भाषा तो षष्ठी विभक्ति, अभी बताया ना, भाषायाः भाषायाः, रमायाः रमायाः, लतायाः लतायाः, कक्षायाः कक्षायाः, तो बनेगा भाषायाः भाषायाः। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन यहाँ पर हो जाएगा। महत्व विषय, महत्व के विषय में, संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में रोचक संवाद इस पाठ में वर्णित किया गया है। रोचक रोचकः संवादः पाठे अस्मिन् वर्तते, इस पाठ में संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में रोचक संवाद वार्तालाप रखी गई है, ठीक। तो इसमें भी सप्तमी का एक वचन लगा है। विषय रोचक माने आनंदिक, अच्छा, प्रसन्नचित वाला, जिसमें आपको इंटरेस्ट जगे, ऐसा संवाद रखा गया है। संवाद है पाठे अस्मिन्, पाठे अस्मिन्, पाठे प्लस अस्मिन्, तो यहां हमारी पूर्व रूप संधि हो जाएगी। पूर्व रूप संधि कैसे? पाठे प्लस अस्मिन्, तो एंगः पदांत अदति सूत्र से यहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी। वर्तते माने वर्णन किया गया है। अनेन संवादेन छात्राणाम ज्ञान वृद्धिम जिज्ञासा च प्रवर्तते, बोले और इसके बाद क्या होगा? इस संवाद के द्वारा, तृतीय विभक्ति लगी है इसलिए संवाद के द्वारा का अर्थ निकलेगा। इस संवाद के द्वारा छात्राणाम माने छात्रों में, छात्राणाम, ठीक। तो छात्राणाम में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी का बहुवचन। छात्रों की ज्ञान वृद्धि, छात्रों के ज्ञान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो छात्राणाम षष्ठी का बहुवचन पद लगा है। एक छात्र नहीं, समस्त छात्रों की बात कर रहे। तो छात्राणाम, रामाणाम, वैसे ही छात्राणाम बनेगा, षष्ठी का बहुवचन। तो ज्ञान वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि। और क्या होगा? बोले जिज्ञासा च वर्तते, और जिज्ञासा, उनकी इच्छा बढ़ेगी कि संस्कृत को कैसे पढ़ना है, ठीक। तो इसमें छात्रों की ज्ञान की वृद्धि और जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए किया गया है। संस्कृतस्य, देखें संस्कृतस्य में जैसे रामस्य वैसे ही संस्कृतस्य, रामस्य वैसे ही संस्कृतस्य। व्यापकत्वम, संस्कृत, संस्कृत का व्यापक, व्यापकत्वम शब्द रचना शक्तिम अन्यम उपयोगम च दर्शयति पाठोयम। और उन्होंने कहा है कि इस पाठ में संस्कृत की व्यापकता और शब्द रचना की शक्ति का उपयोग देखने को मिला है, देखने को मिला है। दर्शयति माने देखने को, अनुपयोगम माने उसका उपयोग। इस पाठ में संस्कृत की शक्ति, रचना शक्ति, शब्द शक्ति, जो शब्दों की एक से एक चुन करके शब्दों को रखा गया है, उनकी रचना शक्ति और का व्यापक रूप से इनमें उपयोग देखने को मिला है इस पाठ में, ठीक। आगे देखेंगे इसमें। अब आपको पाठोयम, पाठा प्लस अयम, तो यहाँ विसर्ग संधि। दर्शयति में दृश्य धातु है, दर्शयति, दर्शयतः, दर्शयन्ति, ऐसे हमारा रूप बनेगा, ठीक। और भविष्य काल में दृक्ष्यति, दृक्ष्यतः, दृक्ष्यन्ति बनेगा, ध्यान रख लेना। अन्य उपयोगम, अन्यम उपयोगम, ये सीधे सीधे बन जाएगा। शब्द रचना शक्ति में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। व्यापकत्व में व्यापक, विधन आपकत्वम, विधन आपकत्वम, तो व्यापकत्वम, यहाँ यण संधि हो जाएगी। संस्कृत में षष्ठी विभक्ति लगी है। अनुवाद देखेंगे, हिंदी में अनुवाद देखें। इस पाठ में संस्कृत कक्षा में गुरु शिष्य के बीच
संस्कृत भाषा का महत्व विषय पर एक रोचक संवाद है। इस संवाद के माध्यम से छात्रों के ज्ञान में वृद्धि तथा संस्कृत भाषा के प्रति उनमें जिज्ञासा पैदा करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पाठ में संस्कृत की व्यापकता, शब्द रचना शक्ति तथा उसके अन्य उपयोग भी दिखाए गए हैं या दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखें इसमें और क्या है, और क्या क्या सारी चीजें बताई गई हैं, आप ध्यान से देखेंगे। पाठ रहेगा अब हमारा, शुरुआत होगा यहां से पैराग्राफ। अब आपको मैं बता दूं, यहां संवाद की चर्चा आई थी। संवाद का मतलब जानते हो, संवाद का मतलब एक तरह से नाटक जैसा होता है, और नाटक में कुछ पात्र होते हैं। नाटक में सब कुछ क्या होते हैं, कुछ पात्र होते हैं। अब इस पाठ के आधार पर ये हमारा क्या किया गया है, यहाँ पर वर्णन किया। पाठ के आधार पर यहाँ पर वर्णन उन्होंने दिया हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा इस पाठ को देखेंगे कि पाठ में किस प्रकार से वर्णन है, और फिर उसके आधार पर हम इसको देखते हैं। देखें यहां पर, चलिए देखें, ये रहेगा हमारा, देखिए शिक्षिका। अब इसमें हमारे इस संवाद में नाटक के कुछ पात्र बनाए गए हैं, जिसमें एक शिक्षक है, फिर शिक्षक के साथ कुछ विद्यार्थी हैं। जैसे क्लास में एक होता है, हमारे आपस में वाद विवाद होती है, उस वाद विवाद को किस प्रकार से यहाँ प्रदर्शित किया गया है, संस्कृत महिमा, संस्कृत की महिमा को लेकर के, तो यहाँ हम चर्चा करते हैं। ध्यान रखें, शिक्षक जैसे ही अब शिक्षक बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं, संस्कृत शिक्षिका कक्षाम प्रविशति। संस्कृत शिक्षक, जो संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वह कक्षाम माने कक्षा में क्या कर रहे हैं, प्रविशति माने प्रवेश करते हैं, कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्राः स्वस्थानम उत्थाय अभिवादनम कुर्वन्ति। छात्राः बहुवचन पद लगा हुआ है, छात्राः जो लगा हुआ है, कहाँ का बहुवचन लगा है, प्रथमा का बहुवचन। जैसे रामाः रामौ रामाः, तो छात्राः छात्रौ छात्राः, तो यहाँ छात्राः शब्द आया है ना, तो बहुवचनांत है, मतलब एक छात्र तो है नहीं है। इससे स्पष्ट हो गया है कि हमारे 2 से अधिक छात्र हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। क्लास में उपस्थित 40-50 विद्यार्थी भी हो सकते हैं। संस्कृत शिक्षिका, संस्कृत के शिक्षक कक्षा में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। प्रविशति जो बना हुआ है, प्रा उपसर्ग पूर्वक विस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, वो एक वचन का रूप बना हुआ है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है। प्रविशति, विस धातु उपविश्य भी बनता है, बैठने के अर्थ में होता है, और प्रवेश करने के अर्थ में। तो प्रा उपसर्ग लग जाने से प्राविशति, उपविश्य का मतलब बैठने के लिए हो जाता है। ठीक, तो यहां तो प्रवेश कर रहे हैं, अब प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रवेश के लिए उन्होंने कह दिया है कक्षाम प्रविशति छात्राः स्वस्थानाय, अपने स्थान से, उत्थाय माने उठ करके, ठीक, अपने स्थान से उठ करके अभिवादनम कुर्वन्ति, और क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और स्वाभाविक सी है, जैसे हम लोग स्कूलों में देखो करते हैं कि टीचर क्लास में आता है तो सारे विद्यार्थी क्या है, खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये स्वागत है, ये छात्रों अपने शिक्षक का क्या है, सम्मान है। तो वहाँ इस पाठ के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि संस्कृत शिक्षक के महत्व के बारे में उन्होंने कैसे बताया। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। उत्थाय, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लग गई है, ठीक, और अगर उत्थानात, स्वस्थानात में देखें तो पंचमी, और उत्थाय हो जाएगा अलग, तो पंचमी विभक्ति। अपने स्थान से, उत्थाय माने उठ करके, और अभिवादनम कुर्वन्ति, अभिवादन करते हैं। कुर्वन्ति क्री धातु है, और यहाँ क्या है, कुरुतः कुर्वन्ति, ऐसे हमारा रूप बना, कुरुतः कुर्वन्ति बनेगा, बहुवचनांत पद है। फिर इसके बाद शिक्षिका। अब देखो शिक्षक बोलता है, शिक्षक यहां से बोल रहा है, पहले तो कक्षा में प्रवेश किया है, अब शिक्षक बोलता है। अब यहां से बातचीत चालू हो रही है, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पेन हाथ में होना चाहिए, पेन हाथ में होगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। उपविशन्तु सर्वे, देखिए उपविशन्तु सर्वे माने बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। सर्वे माने सभी, सर्वे रूप बना हुआ है, प्रथमा का बहुवचन, सर्वः सर्वौ सर्वे। उपविशन्तु सर्वे आदेश दिया है, तू ताम अंतु, ठीक है ना। ये लोट लकार हमारा क्या है, लोट लकार है, आज्ञार्थक है, तो उन्होंने कहा उपविशन्तु, उपविशताम, उपविशन्तु, ठीक है ना। तू ताम अंतु बनेगा, उपविशतु, उपविशताम और उपविशतन्तु, ठीक। तो ये बना है उपविशन्तु।
सर्वे अद्य संस्कृतस्य महत्वम कथयामि। अद्य माने आज, संस्कृतस्य माने संस्कृत के, षष्ठी विभक्ति लगी है, संस्कृत के, महत्वम माने महत्व को, कथयामि माने कहूंगा। आज मैं कहता हूं, सॉरी कहूंगा नहीं, कहता हूं, क्योंकि ये हमारा कथयामि बना हुआ है लट लकार का, कहूं कहता हूं। आज मैं संस्कृत के महत्व को कहता हूं, बताता हूं आप लोगों को, ठीक। तब रमेशा क्या कहता है? रमेशा कहता है कि गुरुदेवा, रमेश कहता है गुरुदेव। अब रमेश एक शिष्य बोल रहा है, उन्होंने जैसे ही कहा कि मैं संस्कृत के बारे में आज बताऊंगा, संस्कृत के महत्व के बारे में आपको बताऊंगा कि संस्कृत का महत्व कैसे हुआ है, ठीक, संस्कृत का महत्व हमारा क्या क्या है, तो उसके बारे में बताना चाहते हैं। तब रमेश कहता है गुरुदेव। अब यहाँ संबोधन लगा हुआ है, जब किसी को बुलाया जाता है, किसी के बारे में कहा जाता है, तो उसको संबोधन किया जाता है, संबोधित किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जैसे राम को बुलाना तो हे राम इधर आओ, ठीक, जैसे सुरेश को बुलाना हे सुरेशा अत्र आगच्छ, ऐसे बुलाएंगे। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा है गुरुदेव के लिए, गुरुदेव यहाँ सम्मान सूचक शब्द लिया है, ठीक, गुरुदेव क्योंकि गुरु हैं। गुरुदेव अपि संस्कृत से अध्ययनम लाभकरम, अपि बोले गुरुदेव से पूछते हैं कि संस्कृत से माने संस्कृत का अध्ययन लाभप्रद है, बहुत लाभदायक है, संस्कृत का अध्ययन बहुत लाभप्रद है, और संस्कृत से क्या लाभ प्राप्त होता है, ये भी सारी चीजें। तब शिक्षिका कहता है ना जानासि वत्स, तुम नहीं जानते हो क्या कि संस्कृत से क्या लाभ होता है, संस्कृत से क्या अध्ययन करने से क्या क्या लाभ होता है। तो उन्होंने कहा ना जानासि, तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई, हाँ सॉरी मध्यम पुरुष की क्रिया लगी हुई है, जानासि, ठीक। जानासि जानने के अर्थ में, ज्ञात, ज्ञा धातु से बनेगा, जानने के अर्थ में। वत्सः माने शिष्य, क्या शिष्य तुम नहीं जानते हो, प्रश्न देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, तुम नहीं जानते हो संस्कृतम बिना न संस्कृति, संस्कृत के बिना तो कोई संस्कृति ही नहीं है। जो हमारी संस्कृति आज हम जी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, छोटों से प्रेम कर रहे हैं, अपने बराबर वालों को हम आदर सत्कार कर रहे हैं, ये सब संस्कृति है, ये हमारे भारत की संस्कृति है। और ये सब कहाँ से आई हुई है? बोले सब संस्कृत की, संस्कृत के बिना कोई संस्कृति ही नहीं है। अब उन्होंने क्या कहा? संस्कृत के बिना कोई संस्कृति नहीं है। राजीव तब खड़ा होता है, तब दूसरा शिष्य खड़ा होता है, राजीव बोलता है, ये सब देखना, यहाँ प्रथमा के एक वचन लगे हुए हैं, ठीक है। तब राजीव बोलता है का नाम संस्कृति, संस्कृति क्या होती है, संस्कृत का नाम, ये संस्कृति का नाम क्या है, संस्कृति क्या है? गुरुदेव मुझे पता नहीं है ये संस्कृति है क्या, मुझे जरा बताने की चेष्टा करें। तब शिक्षिका, तब फिर शिक्षक बोलता है, तब शिक्षक क्या बोलता है? संस्कृते एव आचाराः विचाराः भावनांच, संस्कृत हमारी क्या है कि संस्कृत आचार है, विचार है, भाव है। संस्कृत आचार विचार और भाव है, भावों की भाषा है, आचारों की भाषा है, ठीक है ना, और विचारों की भाषा है। हमारे अंदर उठने वाले, हमारे चलने फिरने उठने बैठने के जो आचार हैं, हमारे द्वारा जो हमें आचरण मिलता है, हमारे आचरण कैसे हैं, अच्छे आचरण हैं, अगर आपके बुरे आचरण हैं, हमारे बुरे आचरण हैं, तो ये मान के चलिए आपने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया। आचरणम, आचरण हमारे अगर अच्छे हैं, सुगम आचरण है, अच्छे मार्ग को हम अपना रहे हैं, धर्म के प्रति हमारा ध्यान है, पढ़ाई के प्रति हमारा अच्छे ध्यान है, माता पिता के प्रति हमारा सम्मान है, बड़े बूढ़े सगे संबंधी रिश्तेदार समाज के प्रति अगर हमारा आचरण सही है, तो हम वही, हमने संस्कृत को पढ़ा है, वही संस्कृति है हमारी। फिर बोले विचार क्या है? विचार क्या है? विचार, हमारे विचार क्या है, हमारे विचारों की भाषा क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, विचारों के भावों पर क्या करना चाहते हैं, विचार हमारा देश के प्रति क्या है, हमें अपने कर्तव्य के प्रति क्या विचार रखने चाहिए, हमने मनुष्य का जीवन क्यों लिया है, ये विचार करने वाली भाषा हमारी संस्कृति है। फिर क्या है? बोले भाव क्या है? भावों में जगने वाली भाषा भी हमारी संस्कृति है। भाव, हमारे भाव क्या है, हमने देखा, सामने वाले को देख रहे हैं, हमें उसके प्रति क्या भाव रखना है, अच्छा रखना है, बुरा रखना है। आजकल तो चलते फिरते बड़ी समस्या हो गई है, आपको सीधा सीधा एक शब्द में बोलते हैं, इतने छोटे भी नहीं हो कि आप सारी बातें समझ ना सको। आप इस बात को जानते हैं, चलते हैं फिरते हैं, हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं, लेकिन हम जब रोड पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरे को दूसरी निगाहों से देखते हैं। ये हमारे भाव हैं। लेकिन अगर ये विचार हमारे घर से हमको जो मिल रहे हैं कि हमें सामने जाकर के, रोड पर चल करके हमें किसी भी बहन बेटी को अच्छी नजरों से देखना है, तो वो संस्कृति है। अगर बुरी नजरों से देख रहे हो तो ये संस्कृत का ज्ञान नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। हमारे परिवार के द्वारा दी गई शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है।
हमें अपने परिवार से, माता पिता से, हमारे पूर्वजों से हमें जो संस्कृति मिलती है, हमें जो सम्मान मिलता है, हमें जो आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त होता है, वही हमारी संस्कृति है। माता पिता, देखिए कोई भी माता पिता अपने बच्चे को बुरा नहीं देख सकता, इस बात को ध्यान रख लेना। हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से रहे, और वही हमारी संस्कृति है। आचारों की भाषा को संस्कृति, विचारों की भाषा को संस्कृति कहा जाता है, और हमारे मन में जगने वाले अच्छे विचारों को संस्कृति कहा जाता है। अगर आपके आचार अनाचार हैं, दुराचार हैं, हमारे विचार अगर सुविचार की जगह कुविचार हो जाते हैं, और हमारे भाव अच्छे ना हो, सुगम भाव ना होकर के दुर्गम भाव हो जाते हैं, तो वहां हमारी संस्कृति हमसे दूर हो जाती है। वो संस्कृति नहीं है। अगर हमारे विचार समतुल्य चल रहे हैं, समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है, मतलब आप संस्कृति को अपनाए हुए हो। जीवन का ये मूलभूत इकाई है। वस्त्रों की आज बात करें, आभूषणों की बात करें, हमारे अधो वस्त्र है जो हम कपड़े पहनते हैं, अगर ये हम संस्कृति के खिलाफ पहन रहे हैं, मतलब हमने संस्कृत को नहीं पढ़ा है। हमने अपने पूर्वजों के द्वारा, हमने अपने वरिष्ठ लोगों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, दादा दादी के द्वारा हम लोगों ने कभी भी संस्कृति को ग्रहण नहीं किया है। कभी भी एक बार विचार करिएगा, बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठ करके देखिएगा, वो आपको संस्कृति के बारे में बताएंगे। आपको अगर हिंदी में, संस्कृत में अगर कोई पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्ति, कहावतें पढ़ना है, तो बुजुर्गों के पास बैठ करके देखना, वो आपको देंगे क्या होती हैं लोकोक्ति और मुहावरे, और क्या होते हैं हमारी सूक्तियां, वो आपको बताएंगे। तो हमें भावों को जगाना है, हमें भावों के बारे में बोलना है। भाव क्या है, विचार क्या है, हमारे अंदर आने वाले आचरण क्या है, क्योंकि आज हम जैसा करेंगे, आने वाली संतति हमारी जनरेशन भी वही करेगी जो आज हम कर रहे हैं। ध्यान रख लेना इस बात का। तो यहीं पर, वहां पर शिक्षक अपने किसको, शिष्य को बता रहा है कि संस्कृति क्या होती है, कि संस्कृति एवं आचार विचारा भावनांचा संति। संस्कृति वही है जिसमें आचार, विचार और भाव अच्छे तरीके से आ जाए, वही हमारी संस्कृति है। यत्रे में भवंती तत्रेव संस्कृति, बोले जिसके पास ये चीजें होती हैं उसी के पास संस्कृति होती है, और यही हमारी संस्कृति कहलाती है। देखें, संस्कृति एवं आचाराः, इसमें आचाराः लगा है ना, तो प्रथमा का बहुवचन हो गया। आचाराः, आचारौ, आचाराः, विचाराः, इस यहां भी हमारा प्रथमा का बहुवचन, विचारः, विचारौ, विचाराः, भावनांच, भावनाः, यहां पर भी बहुवचन लगा हुआ है, भावना, भावनौ, भावना। बहुत सारे विचारों की बात चल रही, बहुत सारे भावों की बात चल रही है, बहुत सारे आचरणों की बात चल रही है। एक पर्सनल आचरण की नहीं है कि आपके अंदर अगर बहुत अच्छा आचरण है कि आप सबसे अच्छे से बात करते हैं, इसके बाद सारे अगर आपके अंदर दुराचार हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सही हैं। आपके अंदर बहुत सारे आचरण अच्छे ही हों, सारे अच्छे अच्छे आचरण हो, वही संस्कृति कहलाती है। और संति क्या है, अस्ति स्तः संति, बहुवचनांत रूप है। फिर इसके बाद क्या है, यत्रे में, यत्र इमे, यत्रे में गुण संधि हो गई है। यहां पर भवंती, भवति, भवता, भवंती, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनांत पद लगा हुआ है। तत्रैव, तत्र धन एव वृद्धि संधि लग गई है, वृद्धि संधि लग गई है। संस्कृति ही प्रथमा का एक वचन, यही संस्कृति है बेटा। उन्होंने कहा है कि आप संस्कृत, आप वत्स, तुम संस्कृत के बिना संस्कृत नहीं जानते हो क्या, संस्कृत से क्या लाभ होता है, ये संस्कृत के बिना ना संस्कृति है ही नहीं है। का नाम संस्कृति। राजीव कहता है संस्कृति क्या होती है, तब गुरु ने बता दिया कि संस्कृति क्या होती है। आपको भी मैंने बताया कि संस्कृति क्या होती है। आचार, विचार और भावनाओं की भाषा हमारी संस्कृति कहलाती है। आगे देखें, आपको मैं शॉर्टकट में ही बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, बहुत नहीं तो अंदर अगर लीन हो जाऊंगा ना बताने के। संस्कृत तो हृदय प्रिय भाषा है, हृदय प्रिय, समझ रहे ना। जहां संस्कृत की बात आती है तो वहां तो फिर सब कुछ छूट जाए मेरा। मैं संस्कृत के प्रति समर्पण हूं। संस्कृत में कितना बोला जाए उतना कम है। संस्कृत हमारी क्या है, मां है। और जो कठिन कहते हैं, जो कहते हैं बहुत कठिन है, बनती नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं कि मां कभी कठिन नहीं होती है, मां कभी कठिन होती ही नहीं है। मां तो बड़ी सरल होती है। कभी गलती करके देखना, मां कितनी जल्दी माफ कर देती है। वही तो मां है। यहां गलतियां होंगी तो होने दो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, वो थोड़ी ना तुमको डांट रही है। ये मां है। सर्वे भाषाया जननी अस्ति, सभी भाषाओं की मां है। आप कोशिश तो करो, बनेगी, सारी बनेगी, गारंटी है। इसके बाद अगला पुष्कर, फिर एक बालक और है पुष्कर। पुष्कर क्या कह रहा है, पुष्कर कहता है कि कथयन्ति जनाः यति इयं मृता भाषा
लोग कहते हैं, कथयंती, कथयतः, कथयंती, कथयति, कथयतः, कथयंती, बहुवचनांत पद लगा हुआ है, कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है। अब यहां उन्होंने कहा जनाह, जनाह, जनऊ, जनाह, बहुवचनांत पद लगा है प्रथमा का। बहुत सारे लोगों की बात कर रहे, तो वो कह रहे हैं कथयंती जना, कहते हैं लोग, कहते हैं लोग, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। कहते हैं लोग, क्या कहते हैं? बोले यत इयम मृत भाषा, बोले यत, यह तो हमारी संस्कृत भाषा मृत भाषा है, मरी हुई भाषा है, जीवे सुसुप्त भाषा है, बोले सो गई है, अब कोई नहीं जानता है संस्कृति। बोले ऐसे लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं ऐसा कि संस्कृत तो क्या है? मृत भाषा, अब उसमें जीवंत नहीं बचा, ऐसा लोग कह रहे हैं। तब उसने देखो पुष्कराह, देखें पुष्कराह कह रहा है यत माने ये अव्यय है, यम भी हमारा सर्वनाम रूप है, मृता और भाषा प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, अब देखें क्या कह रहे हैं, शिक्षक बता रहे हैं। अब देखना, जैसे ही उसने कहा कि कथयंती जनाः यत इयम मृत भाषा, मृता भाषा, बोले लोग कहते हैं कि यह संस्कृत तो मृत भाषा है। तब शिक्षक क्या कहते हैं, देखें। अब गुरु की, एक संस्कृत के शिक्षक से पूछना कि संस्कृत मृत भाषा है क्या, तो संस्कृत का शिक्षक आपको बताएगा कि मृत भाषा नहीं है। जब आप भी पढ़ लोगे तो आप भी उसके प्रति क्या हो जाओगे? समर्पित हो जाओगे। मृत भाषा नहीं है। देखें वो कह रहे हैं वत्स, वत्स मतलब शिष्य, ज्ञानहीनास्ते, वो मूर्ख है, वो ज्ञानहीन है, उनको कोई ज्ञान नहीं है जो आपसे ऐसा बोल रहे हैं, वो मूर्ख है। क्या है? अस्यामेव भारतीय भाषाणाम जीवनम, देखें अस्याम एव भारतीय भाषाणाम, बोले जितनी भी हमारे देश में भाषाएं हैं ये सभी भाषाओं का जीवन है संस्कृत। सभी भाषाओं का क्या है? बोले बेटा जीवन है संस्कृत। बोले अच्छा कैसा जीवन? तो बोले अस्या एव भारतीय भाषा निर्गता, जितनी भी हमारे भारत की भाषाएं हैं, जितनी भी हैं संसार की भाषाएं, अस्या एव भारतीय भाषा निर्गता, इसी से सारी भाषाएं हमारी क्या है? निकली हुई। संसार की जितनी भी भाषाएं हैं और भारत में प्रयोग होने वाली जितनी भी भाषाएं हैं सब बोले संस्कृत से ही निकली है। तो कौन? बोले इसीलिए तो भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं सबका जीवन है संस्कृत। फिर बोले क्या? एतदर्थम सा भाषाणाम जननी कथ्यन्ते, इसी अर्थ के कारण बोले इसे वह भाषाओं की जननी कही जाती है। इसी अर्थ के कारण एतद अर्थम, इस अर्थ को मानते हुए सा माने वह, भाषाणाम माने भाषाओं की, जननी माने माता, कथ्यते माने कही जाती है। इसीलिए यह सभी भाषाओं की क्या कही जाती है? जननी कही जाती है। ना इयम मृता भाषा, ना इयम, नेयम ना इयम, गुण संधि हो गई है बेटा। देखें ना इयम मृता भाषा, यह हमारी क्या है? मृत भाषा नहीं है, सुप्त भाषा नहीं है, यह हमारी क्या है? बोले यह तो हमारी अपितु अजराह अमराह चेती, अपितु यह मृत भाषा नहीं है, अपितु यह तो अजर और अमर है, अजर और अमर है। अद्यापि सहजीवती, अद्यापि सहजीवती, और आज भी यह क्या है? जीवित है। एक संस्कृत का शिक्षक कितना भाव विभोर हो जाता है जब संस्कृत के बारे में कोई ऐसा कहता है। गुरु ने बता दिया कि क्या है वत्स, जो है वो मूर्ख है। ज्ञानहीनास्ते, ज्ञानहीन प्लस अस्ते बराबर गिनहास्ते, दीर्घ संधि हो गई है। अश्यम, अश्याम प्लस एव अश्यामेव, अश्याम प्लस एव अश्यामेव, भारतीय भाषाणाम षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। जीवनम में द्वितीय अश्याम में हमारा षष्ठी का एक वचन, भारतीय में प्रथमा का बहुवचन, भाषा में षष्ठी का एक वचन, निर्गता में प्रथमा का बहुवचन। एतद अर्थम, एतत प्लस अर्थम तो व्यंजन संधि हो जाएगी, जस्त संधि, शाह माना वह, भाषाणाम में षष्ठी का बहुवचन। कथ्यते, कथ्येते, कथ्यन्ते, ये हमारी आत्मनेपद की कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है। फिर ना इयम तो गुण संधि, और मृता भाषा में एक वचन। अपितु कोई बात नहीं है, अजरा अमराह, ठीक, अजराह अमराह, चा माने इति, यहाँ गुण संधि हो जाएगी। अद्य धन अपि, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। शा माने वह, और जीवती जीवता जीवंती, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा, एक वचन का रूप लगा है। ठीक, अब उन्होंने बता दिया है कि बेटा ये हमारी सभी भाषाओं की क्या है? जीवन है, सभी भाषाओं का। तब रमेश क्या कहता है?
देखें रमेश ने क्या कहा कि अस्यामेव भारतीय भाषाणाम जीवनम, अरे यह भारतीय भाषाओं का जीवन है। तब शिक्षक कहता है अथ किम, और क्या, सर्वाः भारतीय भाषा संस्कृत भाषाया ऋणम धारयन्ति, सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत भाषा के ऋण को धारण करती हैं, कर्ज को धारण करती हैं, सभी ऋण धारण करती हैं, सभी कर्ज को धारण करती हैं, क्योंकि सब उसी से निकली है। ऐसा कहते भी हैं कि माँ का कर्ज कोई चुका नहीं सकता, क्योंकि बच्चे को माँ 9 महीने गर्भ में रख करके पालती है और 9 महीने तक उसका देख रेख करती है, फिर बच्चे का जन्म होता है। इसीलिए कहते हैं कि मातृ ऋण जीवन में कभी बच्चा चुका नहीं सकता, मातृ ऋण बहुत बड़ा कर्ज होता है। और इसीलिए उन्होंने कहा सर्वे भाषाया, सर्वे भारतीय भाषाया संस्कृत भाषाया ऋणं धारयन्ति, सभी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं सब संस्कृत भाषा का ऋण धारण करती हैं, कर्ज लेकर के चलती हैं। अत्रैव प्राचीन वेदादि शास्त्रम रचितम, अत्रैव, और यहां भी और सारी जितने भी प्राचीन वेद आदि शास्त्र भी इसी भाषा के द्वारा रचे गए हैं। संस्कृत भाषा के द्वारा सारे वेद शास्त्र आदियों को क्या किया गया है, बोले रचा गया है। जितने भी वेद शास्त्र आदि हैं सब कुछ संस्कृत भाषा के द्वारा ही रचा गया है। आगे देखें, पहले यहां देखें अथ अव्यय है, किम माने क्या, सर्वाह, सर्वाह लगा हुआ है, देखें, और भारतीय भाषा षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, संस्कृत भाषाया षष्ठी का एक वचन, ऋणम द्वितीया एक वचन, धारयन्ति, धार्यतः धार्यति, देखो धार्यति धार्यतः धारयन्ति, अत्रैव में वृद्धि संधि, प्राचीनम प्राचीननम, वेद आदि, वेद प्लस आदि, तो यहां दीर्घ संधि हो गई है, रचितम। फिर कमाल क्या कहता है, शिक्षक ने कह दिया जितने भी हमारे सर्वी प्राचीन वेद आदि ग्रंथ सब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तब कमाल क्या कहता है, कमाल है, कमाल कर गया कमाल, कमाल नाम का एक लड़का है, ठीक, और अगर यहाँ कमल हो जाता तो और अच्छा लगता, लेकिन कमाल है, ठीक। शब्द ज्ञानाय संस्कृते कोशोपि वर्तते किम, अब कमाल पूछता है कि शब्द ज्ञान के लिए, अगर संस्कृत का शब्द ज्ञान सीखना है तो शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत कोशोपि वर्तते किम, संस्कृत का कोई शब्दकोश है क्या, संस्कृत की डिक्शनरी है क्या, संस्कृत का कोई शब्दकोश बना हुआ है क्या, गुरु जी से पूछ रहा है, ठीक। तो ज्ञानाय, शब्द ज्ञानाय माने शब्द ज्ञान के लिए का अर्थ क्यों निकला, क्योंकि चतुर्थी में जैसे रामाय वैसे ज्ञानाय, और ज्ञान चतुर्थी का चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह, को के लिए। संस्कृत कोशोपि, संस्कृत कोश प्लस अपि, कोशः प्लस अपि, तो विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ, तो संस्कृत कोश हो गया, शब्दकोश की बात कर रहे हैं। वर्तते किम, किम माने क्या, कोई संस्कृत के लिए, संस्कृत ज्ञान के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए, शब्दकोश ज्ञान के लिए कोई डिक्शनरी है क्या। तब यहाँ पर गुरु बताएंगे आगे के पैराग्राफ में क्या वो है, लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा सा अर्थ देख लीजिए। अर्थ क्या है, अर्थ के बारे में इनका क्या विचार है, देखें जरा शिक्षक क्या कहता है। अभी मैंने आपको मोटा मोटा तो अर्थ बता दिया है, अब आप थोड़ा एक और सिस्टम से देख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। शिक्षक कहते हैं संस्कृत शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं, मतलब कक्षा वर्ग में, इसमें कहाँ, कक्षा वर्ग में, कक्षा में प्रवेश करते हैं छात्रगण अपनी जगह से उठ करके, छात्रगण अपनी जगह से उठ करके नमस्कार करते हैं और टीचर का क्या करते हैं, शिक्षक का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तब शिक्षक पूछता है सब बैठ जाएं, सब, शिक्षक कहता है सब बैठ जाएं, आज मैं संस्कृत भाषा का महत्व कहता हूं या बताता हूं, आज मैं तुमको संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बताऊंगा जो संस्कृत बारे में है। तो रमेश कहता है गुरुदेव क्या संस्कृत का अध्ययन लाभदायक है, संस्कृत का अध्ययन करने से क्या क्या लाभ मिल सकता है। ऐसा छात्रों की स्वाभाविक सी बात है, जब छात्र पढ़ते हैं तो पूछते हैं। एक तरह से ये क्लास ही चल रही है, क्योंकि कक्षा में प्रवेश किया है तो कक्षा के बारे में ही ये बढ़िया यहाँ पर बात चल रही है, और हम भी क्लास में ही पढ़ रहे हैं। आपके अंदर भी कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे ज़रूर पूछें। यहाँ भी देखो, अगर इतने वाद विवाद ना हो तब प्रश्न नहीं उठेंगे तो उनका उत्तर कैसे मिलेगा, और ये संवाद कैसे बनेगा, ये कहीं ना कहीं कि हमारी घटना क्या है, साक्षात घटना ही है।
संस्कृत की महिमा है। ठीक है, यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं, बात अलग है, लेकिन किसी न किसी गुरुकुल पद्धति के आधार पर यह निश्चित पूछा गया होगा जो यहाँ पर वर्णन किया गया है। आज आपके दिमाग में भी कोई अगर सवाल जवाब आते हों संस्कृत के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर पूछें, जिससे जितना हो सकता है उतना मैं आपको इस चीज़ से अवगत कराऊंगा। संस्कृत के बारे में जितना जान सको उतना हमारे लिए लाभप्रद है। सबसे लाभप्रद तो हमारे लिए ये है कि हमारी वाणी पवित्र होती है। हमारे द्वारा जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी हमारी असामाजिक पूर्ण बातें हो जाती हैं जिनको भी संस्कृत भाषा के पढ़ने से हमारी जिह्वा पवित्र हो जाती है, हमारा मन शांत रहता है। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि संस्कृत का अध्ययन करने से वास्तविकता में हृदय में एक प्रसन्नता का भाव आता है और मन प्रसन्न रहता है। ठीक है ना। तो मुझे लगता है मैं जब आपको पढ़ाता हूँ, दिन में कई बार पढ़ा रहा हूँ और ऐसा नहीं है दिन भर ही पढ़ाता हूँ संस्कृत। ठीक है ना। सुबह 7 बजे से लेकर के बीच में खाने आने का टाइम बस निकाल देते हैं, फिर इसके बाद दिन भर पढ़ाता हूँ और रात 10 बजे तक पढ़ता है। लेकिन कभी संस्कृत से जी नहीं भरता। क्यों? कारण यही है क्योंकि संस्कृत को अंदर से जानने की जरूरत है। इसको सब्जेक्ट मान करके मत पढ़ो, इसको ये मान करके पढ़ो कि ये हमारे लिए संस्कृति का हमारे लिए सबसे बड़ा साधन है और हमें अगर अच्छे आचरण रखना है और हमें समाज के लिए कुछ करना है तो संस्कृत का अध्ययन करते जाएं। समाज अपने आप आपसे काम करवा लेगी, आपके विचार बदल जाएंगे, आप स्वयं अपने आप काम करने लगोगे क्योंकि आपके विचार ही ऐसे पवित्र हो जाएंगे संस्कृत पढ़ने से। देखें, उन्होंने कहा क्या संस्कृत का अध्ययन करने से कोई लाभदायक है, कोई लाभ मिलता है? तब शिक्षक कहते हैं वत्स क्या नहीं जानते हो कि संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। और राजीव कहता है संस्कृति क्या है गुरुदेव? संस्कृति तो मैंने आज तक नहीं सुना, संस्कृति क्या है गुरुदेव, आप मुझे बता दीजिए। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर शिक्षक कहते हैं, शिक्षक क्या कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा में ही हमारे आचार विचार और भावनाएं सुरक्षित हैं। संस्कृत भाषा का अगर हमारे पास ज्ञान है तो समझ लेना कि हमारे आचार विचार और हमारी भावनाएं अभी तक सुरक्षित हैं। जहां ये होती हैं वहीं वहां ही संस्कृति होती है। जहां पर ये हमारे भाव विचार सही होंगे वहां संस्कृति होगी। तब पुष्कर कहता है, पुष्कर बोला खड़ा हुआ, पुष्कर भी बैठा होगा, बहुत देर से कह रहा होगा कि मैं नहीं पूछ पा रहा हूं कुछ, तो पुष्कर, ऐसा कोई पुष्कर हमारा हो तो बोल सकता है बिल्कुल से निसंकोच। कोई कमाल हो, कोई पुष्कर हो, कोई रमेश हो, कोई सुरेश हो, कोई भी हो, बोल दे भाई। ठीक है ना। तो लोग कहते हैं कि यह मृत भाषा है। पुष्कर कहता है लोग कहते हैं कि यह मृत भाषा है। आया था ना, कथयन्ति जनाः इयं मृता भाषा अस्ति। लोग कहते हैं कि यह मृत भाषा है। शिक्षक कहता है वत्स्यो ऐसा कहने वाले लोग ज्ञानहीन हैं, ऐसा कहने वाले लोग ज्ञानहीन हैं और यह ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। संस्कृत ही हमारी क्या है? भारतीय भाषाओं का जीवन है। इसी से भारतीय भाषाएं निकली हुई हैं। जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं सब इसी से ही निकली हुई हैं। इसलिए ही यह भाषाओं की जननी कही जाती है। इसलिए यह ही क्या है? भाषाओं की जननी कही जाती है। यह मृत भाषा नहीं है, यह मृत भाषा नहीं है बल्कि अजर और अमर है। आज भी वह जीवित है, बल्कि वह अजर और अमर है और आज भी जीवित है। अद्यापि जीवति, आज भी वह क्या है? जीवित है, मृत भाषा नहीं है। आगे देखें, तब रमेश क्या कहता है? अब रमेश भी कह रहा है बहुत देर हो गई, चलो हम भी कुछ बोल लेते हैं। तो रमेश कहता है क्या यह ही भारतीय भाषाओं का जीवन है? क्या संस्कृत भाषा ही भारतीय भाषाओं का जीवन है? तब शिक्षक क्या कहता है? और क्या सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत भाषा का ऋण धारण करती हैं। सभी संस्कृत जितनी भी भाषाएं हैं वह संस्कृत भाषा का क्या कर रही हैं? ऋण धारण करती हैं। इसी भाषा में वेद आदि प्राचीन शास्त्र रचे गए हैं। जितने भी वेद आदि प्राचीन शास्त्र रचे गए हैं सब संस्कृत भाषा में ही रचे गए हैं। तब कमाल ने क्या कहा? क्या शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत का कोई शब्दकोश भी है क्या गुरुजी? तब आगे गुरुजी अब बताएंगे कि क्या हमारा शब्दकोश है कि नहीं है। अब गुरुजी क्या बोल रहे हैं देखें। गुरुजी ने क्या बोला? ध्यान दें। शिक्षक, अब शिक्षक बोलते हैं
आम आम, आम आम, मैंगो नहीं, आम आम मतलब होता है हाँ हाँ। क्या होता है? हाँ हाँ, हाँ हाँ। प्राचीनाः नवीनांच अनेके संस्कृत कोशाः सन्ति। पुराने और नए अनेक प्रकार के शब्दकोश हमारी संस्कृत में हैं। प्राचीन माने प्राचीन, पुराने, जो हमारे ऋषि पद्धति के आधार पर बने हुए हैं, और जो हमारे ऋषियों के आधार पर, जैसे पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, भट्टोजी दीक्षित, ऐसे महान विद्वान हुए, वादरायण, ठीक। तो ऐसे महान विद्वानों के द्वारा हमारे क्या है, बहुत सारे शब्दकोश बनाए गए हैं। तो नए भी कुछ शब्दकोश हैं और पुराने भी कुछ शब्दकोश हमारे संस्कृत में हैं। शब्द रचना विधि रपि व्याकरणे वर्तते। शब्द रचना के नियम कानून भी, शब्द कैसे बनाना है, शब्द रचना की विधि भी, व्याकरण की विधि भी, सब कुछ हमारे संस्कृत में निहित है। परेशान मत हो, सब कुछ है। तेन लक्ष्य रसा शब्दा निर्मीयन्ते। कम से कम बोले यहाँ लाखों की तादाद में शब्दों को क्या है, निर्मीयन्ते माने बनाया गया है। अन्यासु भाषाओं प्रदीयन्ते, और बना करके अन्य भाषाओं को दिया गया है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जो संस्कृत में बने हुए हैं और अन्यासु भाषासु प्रदीयन्ते, प्रदान किए गए हैं, अन्य भाषाओं को दिए गए हैं। और फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, ज्यादा तो मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा कि देखना, आप कोई भी शब्द है, जैसे संधि शब्द है, तो संधि शब्द संस्कृत का है जो हिंदी में पहुंच गया है। पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? जैसे और की बात करें, आप लोग कोई भी शब्द देख लेना, जितने भी आपके हिंदी में आएंगे तो सब संस्कृत से ही आए हुए हैं। 90 तत्सम शब्द जो है ना, सब संस्कृत के हैं। हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं ना तत्सम और तद्भव, तो तत्सम जितने भी हैं वो सब संस्कृत के शब्द हैं। कोई भी शब्द आप फॉर एग्जांपल लिख के कमेंट में बता दो, मैं आपको बता दूंगा कि ये आपका तद्भव है कि तत्सम है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी आपको मैं बता दूं, जैसे आप इंग्लिश में आप क्या है, कैमल बोलते हैं, कैमल का मतलब होता है ऊंट। तो यहाँ संस्कृत से ही पहुंचा है क्या, क्रिमेलका शब्द हमारा संस्कृत का है। इसी शब्द से कैमल बना हुआ है, कैमल बना हुआ है। आप लोग बोलते हो हेलो, हेलो, ठीक है ना। और हेलो शब्द जो आया हुआ है, ये इंग्लिश का शब्द कहां से आया है, हला। कहां से पहुंचा है, हला से पहुंचा है। हला, हला शब्द संस्कृत का है, ठीक है ना। हला प्रियम बधे, ऐसा हमारे कालिदास के द्वारा उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में बताया गया है। बहुत पहुंचे। तो ये प्राचीन काल में हमारे बहुत सारे शब्द, शब्दावली हमारी चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, तो संस्कृत से ली गई है और प्रदान की गई है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक दो उदाहरण दे करके बतलाए हैं, ठीक है ना। उदाहरण देकर के एक दो बतलाए हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर से। बहुत सारे अनगिनत लक्ष्य रसाह शब्द निर्मीयन्ते, लाखों की तादाद में ऐसे शब्द हमारे संस्कृत से अन्यासु भाषा प्रदीयन्ते, अन्य भाषाओं में दिए गए हैं, अन्य भाषाओं में दिए गए। अब यहां देखें, आम आम, ये हमारा देखिए इसका मतलब हाँ हाँ। प्राचीना माने प्रथमा का बहुवचन, नवीना प्रथमा का बहुवचन, और चाह यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग के स्थान पर सा हो गया है। अनेके सप्तमी का एक वचन। संस्कृत कोसाह प्रथमा का बहुवचन, कोसाह कोसौ, कोसाह कोसौ, कोसाह प्रथमा का बहुवचन, कोस है। संति अस्ति स्ता, संति तो बहुवचन पता है। शब्द रचना विधि रपि, तो विधि यहाँ विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पर रा हो गया है, ठीक। तो विधि रपि। व्याकरणे सप्तमी का एक वचन, व्याकरणे, व्याकरण में, वर्तते माने वर्णन है। तेन तृतीया का बहुवचन, और इसके द्वारा लक्ष्य रसः बहुवचन, लक्ष्य लाख के लिए किया है। शब्दाः प्रथमा का बहुवचन, निर्मीयन्ते बहुवचनांत पद है। अन्यासु अन्य भाषाओं में, तो सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन। प्रदीयन्ते, यहाँ पर भी प्राउपसर्ग पूर्वक दिए दाने धातु से यंते बन गया है, आत्मनेपद की क्रिया, बहुवचनांत पद है, दिए गए। तब पुष्कर क्या कहता है, देखें अब। पुष्कराह फिर बोला, अब क्यों, देखिए जितने सवाल होंगे उतने जवाब होंगे। अगर गुरु ने एक चीज बतलाई है तो शिष्य को लगता है ये और मिल जाए, वही हो रहा है क्लास में। और जब वाद विवाद होता है, संवाद होता है, तो बहुत आनंद आता है। कक्षा में पढ़ने में भी मजा आता है और शिक्षक को पढ़ाने में भी मजा आता है। और जब ऐसे सवाल हों तब तो और मजा आता है, ठीक है ना। कि जैसे एक सवाल दिया और दूसरा सवाल आ जाए तो और आनंद आता है, मजा आता है। अस्या व्याकरणम अपूर्वम तरहि, बोले तो फिर इसकी व्याकरण बहुत मजबूत होगी, अपूर्व होगी, बहुत होगी, सीखने योग्य होगी, अपूर्वम होगी, ठीक। शिक्षका, तब शिक्षक ने कहा, ठीक,
अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरणः आसीत्। बोले यहाँ पाणिनि, संस्कृत में पाणिनि की जो सबसे श्रेष्ठ वैयाकरण माने गए, पाणिनि जी को सबसे श्रेष्ठ वैयाकरणः आसीत् माने थे। ठीक, व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में पाणिनि के जैसा आज तक कोई वैयाकरणी नहीं हुआ। अब क्या देखिए, क्यों बात करें पाणिनि की, तो पाणिनि जी ने क्या बनाया है, अष्टाध्यायी लिखी है व्याकरण में। अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र है। जो मैं आपसे बात करता रहता हूं ना कि ये महेश्वर सूत्र हैं जो हमारे शंकर की डमरू से आए हैं, और आप लोगों ने अगर पढ़े हों तो महेश्वर सूत्रों को हमारे शिव की डमरू से निकले हैं, पाणिनि जी के अष्टाध्यायी में लिखे हुए हैं कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धिर एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम, एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। 14 सूत्रों को उन्होंने एक जाल बना करके लिख दिया, जैसे अयोण रील ऋक ए ओंग ऐ औच है वरट लण इमं गणनम झभई घड़धस जब गण दस खप छटत चटतौ कपय सस सर हल। ये 14 सूत्र उन्होंने रच डाले, और 14 सूत्रों से 4000 सूत्रों को बना डाला। किसमें, अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। फिर इसके बाद व्याख्या करने वाले हमारे पतंजलि जी आए, उन्होंने 4000 सूत्रों की व्याख्या कर डाली। और इसके बाद कात्यायन मुनि आए तो उन्होंने कुछ हमारे वार्तिक सूत्र लिख डाले, लगभग 5000। तो ऐसे अष्टाध्यायी हमारा व्याकरण शास्त्र बना, और पाणिनि जी की अष्टाध्यायी कहलाती है। पाणिनि जी व्याकरण के त्रिमुनि कौन, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। ठीक, अब बात करें श्रेष्ठ वैयाकरण, दूसरा श्रेष्ठ, सबसे इनके जैसा कोई वैयाकरणी नहीं हुआ। व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा वैयाकरणा, ये कहा गया है हमारे लिए कि व्याकरण का जो व्याकरण पर आधारित ना होकर के व्याकरण जिस पर आधारित हो जाए वही वैयाकरणी है। आप व्याकरणी थोड़ा सा ज्ञान रख लेने वाला व्याकरणी कहला सकता है, लेकिन जो व्याकरण ही जिस पर आधारित हो जाए वो वैयाकरणी है। व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा वैयाकरणा। ठीक, आसीत ता बोले तत् सदृशः न कुत्रापि वैयाकरणो जाता। बोले अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण आसीत। बोले यहां पर संस्कृत जगत के लिए सबसे श्रेष्ठ वैयाकरणी पाणिनि जी हुए, और तत् सादृशा, उनके समान न कुत्रापि वैयाकरण जाता, कोई दूसरा वैयाकरणी नहीं हुआ। उनके समान दूसरा कोई वैयाकरणी नहीं हुआ। न कुत्रापि वैया, कहीं भी, कुत्रापि माने कुत्र माने कहां, कुत्रापि कहीं भी वैयाकरण न जाता, कोई भी दूसरा वैयाकरणी नहीं हुआ, नहीं जाता, जन्म लिया। ठीक, तो देखिए यहां पर अत्र माने वहां पाणिनि ही प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, जैसे हरि वैसे पाणिनि श्रेष्ठा, प्रथमा का वैयाकरण, इसमें भी प्रथमा का एक वचन आसीत माना था तत् सादृशः न कुत्रापि में दीर्घ कुत्र प्लस अपि दीर्घ संधि कुत्रापि वैयाकरण माने प्रथमा का एक वचन, और जाता यहाँ पर जाता है तृतीय, देखिए तीसरा वर्ण है इसीलिए विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, इसीलिए वैयाकरणो हो गया है। ठीक, फिर इसके बाद लतिका, अब लतिका बोलती है। अब बहुत देर जब से लड़के बोल रहे हैं तो लतिका दीदी भी बोलने वाली हैं, बोली मैं क्यों शांत रहूं। उन्होंने बोला कि किम पाणिनि समान कुत्रापि वैयाकरणा नास्ति, पाणिनि के समान कहीं भी कोई भी वैयाकरण नहीं हुआ, कोई भी वैयाकरण नहीं है, कहीं भी कोई वैयाकरण नहीं है। तो किम माने क्या, पाणिनि ही समाना, पाणिनि के समान, कुत्रापि माने कुत्र धन अपि कुत्रापि, कहीं भी वैयाकरणा नास्ति, कोई दूसरा वैयाकरण नहीं हुआ, नहीं है। तो ना प्लस अस्ति बराबर नास्ति, दीर्घ संधि। तब शिक्षक क्या कहते हैं, तब शिक्षक ने क्या कहा, जरा ध्यान से देंगे इस बात को। ठीक, आम अस्योत्तरम सर्वम मौनम अस्ति। बोले हाँ, जैसा मैंने बताया कि पाणिनि के समान कोई भी दूसरा वैयाकरणी नहीं हुआ है, तो अस्य उत्तरम सर्वम सर्वत्र मौनम अस्ति, इसके उत्तर के लिए सभी जगह सभी आचार्य गण जितने भी पूर्ववर्ती हमारे कवि हैं, लेखक हैं, सभी लोग मौन हैं। किसी ने ये नहीं बताया है कि दूसरा कोई व्याकरणी हुआ है,
कोई उनके बारे में उन्होंने किसी ने ऐसे नहीं लिखा है कि पाणिनि से ज्यादा योग्य वैयाकरणी कोई हुआ है। तो मेरा भी यही मानना है कि वैयाकरणी दूसरा कोई नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसा जब कहीं पर कोई वर्णन ही नहीं है इसके विषय में, उन्होंने कहा अस्य उत्तरम, इस उत्तर के लिए सर्वत्र मौनम अस्ति, सब जगह मौन है। जितने भी हमारे प्रमाण ग्रंथ हैं, प्रमाणित ग्रंथों में इसके लिए कोई वर्णन नहीं मिलता है। और आपको मैं बता दूं कि ऐसा कहा गया है कि पाणिनि जी की मृत्यु भी व्याघ्र के काटने से हुई थी। व्याघ्र शेर के द्वारा, शेर के नखों के द्वारा पाणिनि की मृत्यु हो गई थी। जंगलों में ऋषि मुनि तपस्वी रहते थे और अपना अध्ययन अध्यापन करते थे, वहीं पर क्या है पढ़ते थे, वहीं पर इतने विद्वान हो जाते थे, कोई कुछ नहीं होता था। गुरुकुल परंपरा से इतने योग्य हमारे यहाँ की एक से एक विद्वानों की ये तपोस्थली है हमारी भारत भूमि। भारत भूमि से क्या ऋषि मुनि, पाणिनि जैसे हमारे व्याकरणी निकले, भट्टोजी दीक्षित जैसे हमारे व्याकरणी निकले हुए हैं, पाणिनि पतंजलि महाभाष्य लिखने वाले पतंजलि जी निकले हुए हैं, ठीक, लघु सिद्धांत लिखने वाले हमारे वरदराज निकले हुए हैं, और मध्य सिद्धांत, सार सिद्धांत, ये शब्द हमारे देखो एक से एक हमारे श्रोतागण वादरायण जी से आए हुए हैं, चांद्र व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण, इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथों को लिख डाला। कालिदास जैसे साहित्यकार देखो, भर्तृहरि, भवभूति, भारवी, किसकी बात करें, ठीक है, बाण भट्ट जी की। तो इनके एक से एक हमारे जिन्होंने गुरुकुल पद्धति में अध्ययन करके इतनी योग्यता के आधार पर कहीं पर एक क्षणिक मात्र त्रुटि नहीं है। कालिदास ने क्या उपमा की, सम्राट की उपाधि पाकर के उपमा की छटा बिखेर दी है। और आप भवभूति की बात करें तो उनके 3 नाटकों में देखो करुण रस प्रधान कैसा है, करुण क्या होता है, कैसे शोक होता है, कैसे दुख हमें अपनाना चाहिए, उनसे पूछो, उन्होंने भाव को बिखेर दिया है। वीर रस की बात करना है तो आप चले जाइए किरारता अर्जुनियम में भारवी जी से पूछिए कि वीर रस क्या होता है। वर्णन तो देखो, मेघदूत से देखो, मेघदूत में आप देखो क्या उपमा की है कालिदास ने। तो ये व्याकरण के हमारे जितने भी तपोस्थली भूमि जो ऋषि कवि आदि हुए हैं, जिसने भास, सौमेल आदि भास के 13 नाटकों को देखो क्या वर्णन किया है। तो संसार का जितना भी है हमारा सब कुछ बता रहे हैं गुरु कि आज तक किसी ने ये नहीं कहा है कि पाणिनि के समान कोई दूसरा हुआ। पाणिनि एक लौते एक मात्र ऐसे वैयाकरणी थे जिन्होंने दूसरी कोई ऐसी व्याकरण नहीं लिख पाए। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखेंगे। तब रमा भी बहुत देर से बैठी हुई है। रमा भी कह रही है कि अब कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना, पूरी क्लास है। तो रमा कहती है गुरुदेव, अरे गुरुदेव मम पिता कथयति, मेरे पिता कहते हैं यत संगणके कंप्यूटर यंत्रे यत संगणके अपि संस्कृत सहायकम भवति। गुरुदेव मेरे पिता कहते हैं, गुरुजी मेरे पिता कहते हैं यत संगणके, जो यह संगणक माने कंप्यूटर में प्रयोग या सहायता करने वाली भाषा है क्या। ठीक, तो मम माने मेरे और मेरे पिता माने पिता, कथयति ये आत्मनेपद की क्रिया लगी हुई है, यत माने जो, संगणके माने कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली, संगणके कंप्यूटर यंत्रे माने कंप्यूटर यंत्र में भी, संस्कृतम माने संस्कृत को, सहायकम भवति संस्कृत सहायक होती है। आपको मैं एक बात बता दूं कि कंप्यूटर की सबसे समृद्ध और कंप्यूटर सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला किसकी है, संस्कृत भाषा को ही सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा। इंग्लिश को कम करता है और हिंदी को कम करता है, लेकिन संस्कृत को एक्सेप्ट बहुत जल्दी करता है। ठीक, बस टाइप करने वाला सही होना चाहिए। फिर देखना संस्कृत कैसे टाइप होती है कंप्यूटर में। फिर देखिए तब शिक्षक क्या कहता है, देखें जरा। संस्कृत कहता है सत्यम वदति ते पिता, बेटा सत्यम वदति, सत्य बोलते हैं, ते माने तुम्हारे, और पिता माने पिता, तुम्हारे पिता सत्य बोलते हैं, अपि माने और भी, बोले योग शास्त्रे पतंजलि कृत योग दर्शनम अपि अपूर्वम, और योग शास्त्र में पतंजलि के द्वारा जो योग दर्शन भी लिखा गया है उसमें भी आपको मैं बता दूं कि संस्कृत के बारे में बताया गया है। संस्कृत के महत्व के बारे में दर्शन आपको मिलेगा तो पतंजलि जी के किसमें, पतंजलि महाभाष्य पतंजलि के द्वारा रचित योग दर्शन में आपको, जो आज हम योग के माध्यम से पढ़ रहे हैं वही तो संस्कृत है। योग कर रहे हैं, योग क्या है, आज योग पर पूरा विश्व टिका हुआ है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो ये क्या है, बोले ये सब योग दर्शन पतंजलि जी के द्वारा संस्कृत से प्रादुर्भूत है। तब कमाल क्या कहता, कमाल कह रहा बहुत देर हो गई, शांति से बैठे बैठे कुछ पूछ लिया जाए।
ऐसा क्लासों में होता है, ऑफलाइन क्लास चलती है ना जब, तो कुछ बच्चे सोते रहते हैं। हाँ सर बताइए, हाँ 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 सर मैं ये पूछना चाहता, हाथ उठाने लगते हैं, हाँ सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर। ऐसे मज़ा आता है ऑफलाइन क्लास में, ठीक है ना। और सामने आप लोग हो ना, मैं तो आप लोगों को ही ऑफलाइन मानता हूँ, आप लोगों से ही मस्ती होगी। ठीक, देखिए कमाल क्या कह रहे हैं, पूज्यवर। अब यहाँ पर सम्मान देते हुए कमाल पूछता है, पूज्यवर श्रूयते यत् संस्कृते क्रिया रूपाणी असंख्यानि सन्ति। मैंने सुना है कि संस्कृत भाषा में जो क्रिया रूप है, धातु रूप है, वो असंख्यानि सन्ति, असंख्य रूप में है। असंख्यानि प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, यहां बहुवचन लगा है। संस्कृत सप्तमी का एक वचन है और क्रिया रूपाणी प्रथमा का एक वचन बहुवचन, संस्कृत इसमें सप्तमी, संस्कृत में सप्तमी का एक वचन, क्रिया रूपाणी प्रथमा का एक वचन। ठीक, श्रूयते श्रूयते श्रूयेते श्रूयन्ते, आत्मनेपद कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है। ठीक, तो बोले पूज्यवर मैंने सुना है कि संस्कृत में असंख्य मतलब बिना गिनती के असंख्य क्या है, क्रिया रूप हैं। तब शिक्षक कहता है सत्यमेतत्, सत्यमेतत्, यह सत्य है। धातवा यो द्विसहस्राधिका, जो हमारी संस्कृत में धातुएं हैं, धातवा मतलब धातुएं, जो संस्कृत में हमारी धातुएं हैं, बोले वो कितनी हैं, बोले यो द्विसहस्रा, लगभग 2000 धातुएं हैं, लगभग 2000 धातुएं हैं और 2000 से अधिक, इसलिए तो वहां अधिका कहा, 2000 से अधिक धातुएं हैं। और आज तक ये स्पष्ट नहीं है कि 2000 है, 2000 से अधिक है, इसलिए लगभग की बात कर रहा हूं कि सत्यमेतत्, सत्य है कि संस्कृत में धातुएं लगभग 2000 से अधिक हैं। तेसाम 10 लकारेषु नाना रूपाणि भवन्ति, और उनके 10 लकार हैं जो अनेक प्रकार के रूपों में विद्यमान है। नाना रूपाणि भवन्ति, जो 10 अनेक प्रकार के, जैसे लट लिट लिट लोट लेट लंग लुंग लिंग लिंग एसु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचरा, ये 10 लकार है। लेट लकार एक हमारा जो वेदों में प्रयोग होता है, और इसमें से एसु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचरा। हमें कोशिश तो सारे लकारों की बात करनी चाहिए, लेकिन अगर सारे नहीं पढ़ सकते हैं तो येसु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचरा, हमें 5 लकारों को तो ही देखना चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। इन 5 लकारों को तो हमें पढ़ लेना चाहिए, और इनको 5 को आत्मनेपद में और परस्मयी पद में दोनों में पढ़ना चाहिए। तो यहां देखें, तेसाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, 10 लकारेषु में सप्तमी का बहुवचन और रूपाणी में प्रथमा का बहुवचन, भवति भवता भवंती में भी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। बोले 10 लकारों में ये धातुएं हमारी विभक्त की गई हैं, और सर्वेषु लकारेषु 9 रूपाणी संति, और सभी लकारों में, सर्वेषु सप्तमी का बहुवचन, लकारेषु सप्तमी का बहुवचन, सभी लकारों में 9 माने 9 रूपाणी माने रूपों को, संति माने वर्णित किया गया है। सभी लकारों में 9 रूप हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ये मान के चलिए, जैसे धातुओं में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक, ये आपकी बहुवचन, ये इतना ध्यान रखोगे। एक रूप यहाँ 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 यहाँ, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावः पठामा, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। ठीक, यहाँ तक समझ गए ना। अब जैसे मान के चलिए ये लट लकार का है, ठीक, लट लकार में हमने बनाया पठ धातु से, एक धातु है हमारी कौन, पठ, इस पठ धातु से बनाया, और लट लकार में हमने रूप बनाए तो कितनी बार बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लकार में कितनी बार बना, 9 बार बना। तो 10 लकार है तो कितनी बार बनेगा, बताओ जल्दी से, 90 बार। कितने बनेगा, 90 बार बनेगा। लेकिन 90 बार बनेगा, 90 बार बनेगा आत्मने पद में, और 90 बार बनेगा परस्मयी पद में, तो कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा बेटा, 180। मतलब एक धातु लगभग अपने रूप का निर्माण कितनी बार करती है, 180 बार करती है। एक धातु कितनी बार बन सकती है, 180 बार बन सकती है, इतना ध्यान रख लेना। ठीक, ये कभी प्रश्न, बहुत गहरी बात है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि एक लकार में 9 बार बनेगी, तो 10 लकारों में कितनी बार, 9 धाम 90। ठीक, 10 × 9 करो तो 90 आ जाएगा। जब
परस्मयी पद में 90 बार बनेगी और आत्मनेय पद में 90 बार बनेगी, तो हमारी टोटल हो जाएगी 180। ठीक, 180 बार एक धातु अपना निर्माण करती है। यही बताना चाहते हैं गुरुजी, यही बताना चाहते हैं कि नव नव रूपाणि सन्ति, 10 लकारेषु नाना रूपाणि भवन्तु, सर्वे लकारेषु नव नव रूपाणि सन्ति, सभी लकारों में कितने 9 रूप बनते हैं। यही बताना चाहते हैं जो मैंने आपको बताया। तो समझ में आया। यहां आगे देखें, तब पुष्कर कह रहे हैं, अब बहुत देर हो गई मुझे भी बैठे बैठे, तो पुष्कर भी बोले कुछ बोलता हूं। तो पुष्कर क्या कहते हैं, धातवोपि त्रिधा भवन्ति इति भवान उक्तवान। बोले भवान उक्तवान, आपने तो बताया था कि धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। आपने तो बताया था कि धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, तो धातवो धातवः अपि, धातवो अपि, यहां विसर्ग संधि हो गई है। त्रिधा माने 3, भवन्ति माने 3 प्रकार की होती हैं। त्रिविधा, त्रिधा, भवति भवता भवन्ति, ये बहुवचनांत पद है। इति भवान उक्तवान, भवान माने आपके द्वारा, उक्तवान यहाँ पर देखिए, उक्तवान में वच धातु से क्या हो जाएगा हमारा। ठीक, यहाँ पर वच धातु से बोलने के अर्थ में उक्तवान बन गया है सानच प्रत्यय से। ठीक, तो बोले आपके द्वारा तो ये कहा गया था कि धातुएं 3 प्रकार की हैं। तो शिक्षक कहते हैं आम, हाँ मैंने कहा था कि धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। केचित आत्मनेय पदा, केचित कुछ आत्मनेय पद होती हैं, केचित परस्मयी पदिनः, कुछ परस्मयी पद में होती हैं, और केचित उभय पदिनः, और कुछ उभय पदी धातु में भी होती हैं। उभय पदी का मतलब, बोले परस्मयी पद, आत्मनेय पद तो चलिए ठीक है 2 प्रकार के हो गए। उभय पदी क्या है, बोले जो आत्मनेय पद में भी हो जाए और परस्मयी पद में भी हो जाए, दोनों में बन जाए, वो समझ लेना उभय पदी है। ऐसी भी कुछ धातुएं हैं, बोले कुछ लेकिन मुख्य रूप से हैं, कुछ आत्मनेय पद में और कुछ परस्मयी पद में। जो परस्मयी पद की आत्मनेय पद में नहीं जाएगी, आत्मनेय पद की परस्मयी पद में नहीं जाएगी, लेकिन कुछ धातुएं दोनों में बन जाती हैं, तो उसे हम उभय पदी कहते हैं। अब देखें, एवं त्रिधा ते भवन्ति, एवं त्रिधा ते भवन्ति, ये हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, ते माने ये, ते माने वे, और हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, तब रहीम कहते हैं। अब मैं कह रहा हूं रहीम, बोले अब हम भी बोल लेते हैं, जब सब लोगों ने बात कर ली तो हम भी रह जाए, काय के लिए रह जाए। तदा तु भाषेयम अतीव जटिला अस्ति, तब तो ये भाषा क्या है, बोले हम बहुत कठिन है। जटिला अस्ति, बहुत कठिन है, तब तो ये भाषेयम, ठीक है ना, पढ़ने वालों के लिए कोई कठिन नहीं है, लेकिन ना पढ़ने वालों के लिए सब, रहीम भी ना पढ़ रहे होंगे इसलिए तो वो कह रहे हैं कठिन है। ठीक, बाकी ऊपर और तो किसी ने नहीं कहा कि कठिन है। ठीक, लेकिन रहीम बोल पड़े कि तब तो ये कठिन है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। रहीम भी छात्र है, वो भी पढ़ रहा है, और केवल उसने इस बात से भाव रखा है कि जब इतना सब कुछ है तो संस्कृत को पढ़ना तो बहुत जटिल है। हाँ, क्रम से पढ़ें, शुरुआत से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, नियम पूर्वक पढ़ें, तो मुझे लगता है कि हम क्या है, अच्छे से बड़े पाठ को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। देखें, यहां देख लेंगे। अब यहां पर धातुओं अपि, धातुः प्लस अपि, विसर्ग संधि हो गई। त्रिधा में प्रथमा का बहुवचन, एक वचन, और भवंती में भू धातु बहुवचनांत पद, उक्तवान में सानच प्रत्यय, आम माने हाँ, केचित, केचित हो गया है, और आत्मने पदिनः प्रथमा का एक वचन, केचित परस्मयी पदनः, पर अस्मयी पदमः, परस्मयी पदिनः, तो इसमें भी प्रथमा का बहु एक वचन, केचित उभय पदिना, इसमें भी प्रथमा का एक वचन, एवं ते, एवं त्रिधा ते भवन्ति, और वे 3 प्रकार की होती हैं। रहीमः तदा, तदा, ठीक, तु भाषेयम, तब तो, भाषाएं क्या, इयम, भाषेयम, यहां पर हमारा जो बना हुआ है भाषा, भाषेयम। ठीक, अतीव जटिला, बहुत ज्यादा कठिन है भाषा हमारी संस्कृत। आगे देखें, अब अर्थ दे रहे हैं। अब अर्थ आप लोग देखिए, मैंने तो मोटा मोटा आपको बताया है। चले, शिक्षक क्या कहता है, हाँ, शिक्षक क्या कह रहा है, हाँ, प्राचीन एवं नवीन अनेक संस्कृत शब्दकोश हैं। प्राचीन और नवीन, नए और पुराने हमारे अनेक संस्कृत शब्दकोश हैं। व्याकरण में शब्द रचना विधि भी है, व्याकरण में शब्द रचना विधि भी है, उनसे लाखों शब्द बनते हैं। उनसे क्या होते हैं, लाखों शब्द बनते हैं, और अन्य भाषाओं में दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। तब पुष्कर कहता है, तब पुष्कर क्या कहता है, तब तो इसकी व्याकरण भी अपूर्व होगी, बहुत सुंदर होगी। शिक्षक कह रहा है, यहाँ पाणिनि नाम के एक श्रेष्ठ वैयाकरण थे,
पाणिनि नाम के एक श्रेष्ठ वैयाकरण थे, उनके समान कहीं भी कोई वैयाकरणी नहीं हुआ, कोई भी वैयाकरण नहीं हुआ। तब लतिका कहती है क्या पाणिनि के समान कहीं भी कोई वैयाकरण नहीं हुआ? तब शिक्षक कहते हैं हाँ, इसके उत्तर में सब जगह मौन है, सब जगह इसके उत्तर देने से क्या हो गए हैं, सब लोगों ने अपनी चुप्पी साध ली और कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई ये नहीं कहना चाहता है कि पाणिनि के समान कोई दूसरा हुआ है। फिर तब रमा कहती है कि गुरुदेव मेरे पिता कहते हैं कि संस्कृत कंप्यूटर यंत्र में भी सहायक होती है, कंप्यूटर में भी सहायता प्रदान करती है। तब शिक्षक कहता है तुम्हारे पिता सत्य कहते हैं बेटा, और भी इसके अलावा योग शास्त्र में पतंजलि जी के द्वारा रचित योग दर्शन भी अपूर्व है जो संस्कृत भाषा में दिया गया है। फिर कमाल क्या कहता है, कमाल भी कमाल कर गए और बोले पूज्यवर सुना जाता है कि संस्कृत में क्रिया रूप असंख्य रूप में है जिनकी कोई गिनती नहीं है। तब शिक्षक क्या कहते हैं, तब शिक्षक भी कह रहे हैं कि बेटा सत्य है, धातुएं ही 2000 से अधिक हैं। केवल धातुओं की बात कर रहे, बोले ना तो हमने अभी शब्दों की बात की, ना संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया की किसी की बात नहीं की, ना उपसर्ग प्रत्ययों की बात की है, ना समासों की बात की है, ना संधियों की बात की। केवल हम संस्कृत की धातुओं की बात करें, केवल क्रिया रूप की, तो बोले ये 2000 से अधिक है। उनमें 10 लकारों में अनेक रूप हैं, सभी लकारों में 9 रूप होते हैं, सभी लकारों में 9 रूपों का निर्माण होता है। और इससे ज्यादा बोले और क्या कहें, एक टॉपिक में ये सारी चीजें हैं। तब पुष्कर क्या कह रहा है, पुष्कर देखें, तब पुष्कर ने कहा कि धातुएं भी 3 प्रकार की होती हैं। ऐसा आपने कहा है, आपके द्वारा ऐसा कहा गया है कि धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन अब बता रहे हो आप कि धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। पहले आपने कहा था कि धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, आप कह रहे हो कि धातुएं 3 प्रकार की। ठीक, फिर शिक्षक कहता है हाँ, कुछ आत्मनेपदी और कुछ परस्मैपदी और कुछ उभयपदी होती हैं। कुछ धातुएं आत्मनेपदी, कुछ परस्मैपदी और कुछ उभयपदी होती हैं। तब रहीम बोले तब तो यह भाषा बहुत ही कठिन है, तब तो यह भाषा क्या है, बोले बहुत ही कठिन है। इतने में ही जय बोल गई, इतने में ही समझ गए कि अब तो संस्कृत का महत्व बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो संस्कृत का वास्तविकता में देखो, संस्कृत गहराई से पढ़ने की जरूरत है। अगर इसके सार को जानना है तो संस्कृत के बारे में जानो, आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। आगे देखें, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। संस्कृत के महिमा को, संस्कृत के बारे में जानने के लिए अगले भाग तक आप लोग हमारा इंतजार करिए, मैं बहुत जल्द लेकर के आऊंगा इसका अगला भाग। तब तक के लिए अद्भुत बैच की तरफ से जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा अब हमारे साथ।